Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन को डिस्कस करना है। डिफॉर्मिटीज़ का लफ्ज़ी मतलब है किसी चीज़ का ख़राब बनना या किसी चीज़ का ना बनना। फॉर्मेशन हम कहते हैं फॉर्मेशन किसी चीज़ के बनने को, डिफॉर्मेशन कहते हैं किसी चीज़ के ना बनने को या ख़राब बनने को। तो स्केलेटन का अगर कोई स्ट्रक्चर अगर ख़राब हो जाए, कोई फंक्शन अगर ख़राब हो जाए तो हम कहेंगे कि स्केलेटन में ख़राबी आ गई, और ख़राबी आने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिफॉर्मिटीज़। तो हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है इसका अगर बुनियादी फंक्शन देखें तो इसका बुनियादी फंक्शन तो ये है कि हमारी बॉडी को सीधा खड़ा करना, सपोर्ट एंड अपराइट बॉडी, कि बॉडी को ये सीधा खड़ा करे। उसके बाद लेकिन सम टाइम स्केलेटन बिकम वीक, के बाद ऑफ स्केलेटन जो है वो कमज़ोर हो जाता है एंड रिजल्ट इन डिफॉर्मेशन, और उसमें ख़राबियाँ आ जाती हैं। अब ख़राबी आने का काज क्या है, ये वेरिएबल है, मुख्तलिफ हैं, जिसमें से हमने कुछ काजेज़ को इस लेक्चर में डिस्कस करना है, कुछ को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो काज है जेनेटिक काज, तो ये तो हम जो बायो के स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि जितनी भी एक ऑर्गेनिज्म में करैक्टरिस्टिक बनती हैं वो सारी की सारी जीन्स की वजह से बनती हैं। जैसे इंसान के अंदर 2 आँखें हैं तो उसके जीन्स मौजूद हैं, नाक कैसे बनेगा, आँखें कैसे बनेगी, स्केलेटन कैसे बनेगा, बोन्स का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्टोमिक का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो ऑर्गेनिज्म में जितनी भी करैक्टरिस्टिक होती हैं वो उसके जीन्स की वजह से होती। अब जब जीन्स ऑर्गेनिज्म में करैक्टरिस्टिक बनाता है तो हमें इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि अगर जीन्स ख़राब हो जाते हैं, पैदाइशी तौर पे ख़राब हो सकते हैं, बाद में ख़राब हो सकते हैं, तो कोई भी अगर जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से करैक्टरिस्टिक ठीक नहीं बनेगी, और करैक्टरिस्टिक ठीक ना बनने को हम कहते हैं बीमारी है। तो स्केलेटन के हवाले से भी अगर हम बात करें तो स्केलेटन में भी यही सारी बातें अप्लाई होती हैं कि वो जीन्स जिन्होंने बोन्स को प्रॉपरली डेवलप करना है या बोन्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं, वो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम कहेंगे कि स्केलेटन भी ठीक अंदाज में डेवलप नहीं होगा। तो उसमें से पहली जो डिजीज़ है उसको हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट क्या है? पैलेट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि तालू को कहा, ये जो तालू है जो हमारे ऊपर वाले जबड़े के पीछे है, यह रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, हमारे जो ओरल कैविटी है या जो बक्कल कैविटी है, इसकी जो छत है वो तालू कहलाती है। आगे इस छत को बनाने के लिए हमारे पास 3 किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। एक तो जबड़ा है ऊपर वाला जिसको मैक्सिला कहा जाता है, और ये वाला जो जबड़ा है ये अंदर की तरफ भी बढ़ा हुआ होता है। जो जबड़े का अंदर वाला हिस्सा है, जैसे ये रेड कलर ये जबड़ा है और इस जबड़े का कुछ हिस्सा अंदर की तरफ भी आया होता है, इसको हम कहते हैं पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है ये पैलाटाइन बोन है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी ऊपर ओरल कैविटी की छत बनाती है, और इसका एक फंक्शन ये भी है कि इसने हमारी नाक वाली कैविटी जिसके ज़रिए से सांस अंदर जाता है और ओरल कैविटी जिसके ज़रिए से खुराक अंदर जाती है, इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन करनी है। नेज़ल कैविटी में, ओरल कैविटी में, इनके दरमियान में सेपरेशन करने का काम इस को मिला हुआ है, जिसको हम कहते हैं रूफ ऑफ द ओरल कैविटी। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला जो ग्रीन कलर का है और पैलाटाइन बोन्स ये आपस में जुड़ती नहीं, क्योंकि ये पेयर की शक्ल में होते हैं तो ये आपस में जुड़ती नहीं है, जिसकी वजह से दरमियान में खला रह जाता है। और ये वो खला है, यानी आप कह सकते हैं जैसे ये हमारे पास पैलेट यानी तालू है,
तो अगर ये बोन्स आपस में ना मिले तो दरमियान में खला रह जाएगा। तो इस खला का नुकसान क्या होगा, जो चीज़ मुंह में डाली जाएगी उसके नाक में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट कहते हैं किसी भी दरार को, किसी भी गैप को कहा जाता है। पैलेट, तालू में अगर वो गैप हो तो ये वर्ड क्या बनेगा, क्लेफ्ट पैलेट। तो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेट फेल टू फ्यूज। तो मैक्सिला का पैलेटाइन प्रोसेस और आम तौर पे पैलेट बोन अगर ये आपस में ना मिले तो फिर दरमियान में एक दरार रह जाती है। इस दरार को हम कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। इसका इफेक्ट क्या होगा, परसिस्टेंट ओपनिंग। परसिस्टेंट का लफ्जी मतलब है जो चीज़ मुस्तकिल तौर पे हो। तो एक ओपनिंग मुस्तकिल तौर पे ओरल और नेजल कैविटी के दरमियान में बन जाएगी, जिसका नुकसान क्या होगा, इंटरफेयर सकलिंग, कि मुंह में जो चीज़ जाएगी वो नाक में चली जाएगी और नाक से फेफड़ों में चली जाएगी और वहाँ जाके इन्फेक्शन काज करेगी, क्योंकि फूड में काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ख़ासतौर पे जो स्टोमक है, उसका एसिड तो उन बैक्टीरिया को मार देता है, लेकिन अगर वो लंग में चली जाती है तो लंग्स में जाने के बाद वहाँ इन्फेक्शन काज करेगी तो नमूनिया हो सकता है। तो खुराक अंदर जाने की वजह से जो नमूनिया होता है, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एस्पायरेशन नमूनिया। तो इनहेलेशन ऑफ फूड इनटू द लंग्स, के खुराक का लंग्स में चले जाना, लीड टू एस्पायरेशन नमूनिया, इसको एस्पायरेशन नमूनिया कहा जाता है। तो बाद दफ़ा ये अलहदा से इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती। अच्छा, उसके बाद है माइक्रोस्फेली। माइक्रो का लफ्ज़ी मतलब है छोटा, स्फेली का लफ्ज़ी मतलब होता है सर, हेड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनका सर बहुत छोटा होता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोस्फेली की कंडीशन, कि वो लोग, वो इंसान जिनका सर सही तरह डेवलप नहीं होता, बहुत छोटा होता है, तो इस तरह की डिजीज़ को हम कहते हैं माइक्रोस। तो यहाँ वो जीन्स जिन्होंने हेड को प्रॉपरली डेवलप करना है, स्कल, खोपड़ी को प्रॉपरली डेवलप करना है, वो नहीं बन पाते, जिसकी वजह से इनकी खोपड़ी छोटी रह जाती है, ब्रेन भी सही तरह फिर डेवलप नहीं हो पाता। तो ऐसे लोग मेंटली जो है वो ठीक नहीं होते, पागल होते हैं आमतौर पे। तो माइक्रोस्फेली उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें स्कल हमेशा छोटे साइज का होता है। अच्छा, उसके बाद तीसरी, अब हमारे आर्थराइटिस, ये जो वर्ड है इसके दो मतलब हैं, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक आर्थ्रो, एक आइटिस। आइटिस का वर्ड जब भी आएगा, ये हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, हमेशा इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इन्फ्लेमेशन क्या है, ये 4-5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि वो जगह अगर रेड हो जाए, वो जगह अगर वहाँ इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ आप कह सकते हैं अगर वो जगह बाकियों के लिहाज से उस जगह में थोड़ा सा बुखार सा महसूस हो, फीवर महसूस हो, यानी गर्म हो, ठीक है, वहाँ ब्लड वेसल फटना शुरू हो जाए, तो ये 4-5 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ये इन्फ्लेमेशन कहलाता है। तो अगर ये काम आर्थ्रो का लफ्ज़ी मतलब है तो जॉइंट में हो तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कोई भी ऐसी डिजीज़ जो जॉइंट को की तोड़फोड़ करे या उसमें इन्फ्लेमेशन काज करे, वो आर्थराइटिस कहलाती है। अब ये आर्थराइटिस किस वजह से होती है, किस वजह से होती है, इसके बहुत सारे काजेज हैं जिसकी वजह से हमने आर्थराइटिस की काफ़ी सारी टाइप्स बनाई है। तकरीबन जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हैं विच आर नोन टू मेडिकल साइंस, जिनका मेडिकल साइंस को इल्म है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के काजेज से हो सकती है। जैसे उसमें जेनेटिक काज, वो जीन्स जिन्होंने जोड़ को बनाना है, जॉइंट को बनाना है, और साथ जोड़ वाली जगह के साथ जो बोन्स लगी हुई हैं उनको डेवलप करना है, अगर वो सही तरह डेवलप नहीं करवा पाते तो हमारे पास जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थ। बेसिकली ये आर्थराइटिस दोनों चीज़ों को इफेक्ट कर रही होती है, जोड़ को भी इफेक्ट कर रही होती है, हड्डी को भी इफेक्ट कर रही होती है। इस वजह से ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियो का लफ्ज़ी मतलब है बोन्स और आर्थराइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को। तो इसका मतलब है
इसमें जॉइंट भी इन्फेक्टेड होते हैं और बोन भी इन्फेक्टेड होती हैं। तो बहरहाल ये एक जेनेटिक काज की वजह से हो सकती है। वो जीन्स जिसने जॉइंट को सही तरह डेवलप करना है या बोन्स को सही तरह डेवलप करना है, वो जब डेवलप नहीं कर पाते तो उसके बाद ये बीमारी हो सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये क्रोनिक है। आपको पता है कि जो जेनेटिक डिजीज़ होती है वो आमतौर पे क्रोनिक होती है, वो मुस्तकिल तौर पे बॉडी में रहती है जब तक जेनेटिक डिफेक्ट का इलाज ना किया जाए, और जेनेटिक डिफेक्ट का कंप्लीट इलाज कहीं भी अवेलेबल मौजूद नहीं है। उसके बाद हार्मोनल काज। जब हम हार्मोनल काज की बात करेंगे तो उसमें एक डिजीज़ जो आपकी बुक में एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन की गई वो है ऑस्टियोपोरोसिस। इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है? ऑस्टियो बोन को कहा जाता है, पोरोसिस पोरुअस। तर्जुमा इसका ये बनेगा, अगर हड्डी भुरभुरी हो जाए, हड्डी में पोर्स बन जाए। पोर्स बनते कब हैं? जैसे मैं कहता हूं कि ये हड्डी कॉम्पैक्ट थी, ये हड्डी कॉम्पैक्ट थी ऐसे, ये हड्डी ऐसे कॉम्पैक्ट थी, लेकिन अगर इसमें से मिनरल्स निकलना शुरू हो जाए तो ये पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे अंदर। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं यह ऑस्टियोपोरोसिस हो गए। तो मिनरल्स के बाहर, क्योंकि मिनरल्स बोन्स को हार्ड बनाते हैं और मिनरल्स का निकल जाने से हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो हड्डी के कमज़ोर होने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। बोन रिजॉर्प्शन, इसका लफ्ज़ी मतलब कि हड्डी से मिनरल्स का निकलना, हड्डी से डीमिनरलाइजेशन का होना, मिनरल्स का निकलना, कैल्शियम का निकलना, फॉस्फेट का निकलना। तो अगर ये काम होता रहे, बोन रिजॉर्प्शन होती रहे, आउट पेसिस मिनरल डिपॉजिट, कि ये तो फिर बोन्स के मिनरल्स को ख़त्म कर देगा, आउट पेस ख़त्म कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ख़ास तौर पे जब हड्डी से मिनरल्स निकलना शुरू हों तो हड्डी का वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। इसकी मिसाल थोड़ी सी, ये मिसाल वैसे सूटेबल तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस मिसाल से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ ये गिलास वाटर है, इसमें 1 kg वाटर है, और आपको पता है कि वाटर का फार्मूला H2O। अगर हम इसमें से आधा पानी निकाल दें, आधा पानी निकाल दें, तो आधा पानी निकालने के बाद हम कहेंगे पानी का वज़न तो कम हो गया लेकिन फार्मूला नहीं बदला। तो इसी तरह जब मिनरल्स निकल के जा रहे होते हैं हड्डी में तो वज़न तो मिनरल्स का कम हो जाता है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन वो चेंज नहीं होती। तो यही बात लिखी गई है। जब बोन रिजॉर्प्शन होगी तो बोन रिजॉर्प्शन के बाद इन केस ऑफ बोन मैस इज रिड्यूस, वजन तो कम हो जाएगा, बट केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स रिमेन कांस्टेंट। लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। हम ये कहें कि हड्डी की केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगी, ऐसे नहीं। जो हड्डी की रिक्वायरमेंट केमिकल के लिहाज से पहले थी, ऑस्टियोपोरोसिस के बाद भी वही रिक्वायरमेंट होगी, तो वो चेंज नहीं होती। काजेज क्या है? आमतौर पे ऑस्टियोपोरोसिस उन औरतों में होती है जिनमें मीनोपॉज हो चुका होता है, यानी जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक चुका होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुकने के बाद एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन 2 किस्म के सेल को स्टिमुलेट करता है और 1 किस्म के सेल को इनहिबिट करता है। एस्ट्रोजन जो हड्डी को बनाने वाले सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, इनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। ऑस्टियोसाइट इनकी एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट होगा ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर। नेगेटिव इनकी एक्टिविटी को कम करेगा। ऑस्टियोक्लास्ट ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं जो बोन को डिसॉल्व करेंगे। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर तो इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हड्डी को बनाने वाले जो सेल्स हैं वो आमतौर पे कम हो जाएंगे, हड्डी को तोड़ने वाले सेल बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हड्डी से मिनरल्स निकलना शुरू हो जाएंगे और हड्डी से मिनरल्स निकलने के बाद हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा तो जो औरतें बुढ़ापे के अंदर होती हैं उनमें आमतौर पे ये ज़्यादा होती है और इसका काज क्या बनता है, लोअर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। उसके बाद जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज से ब्लड फ्लो ठीक होता है और ब्लड फ्लो के तेज़ होने की वजह से हमारी मिनरल्स डेपोजिशन ज़्यादा होती है, हड्डी को प्रॉपरली ब्लड जाएगा, कैल्शियम जाएगा, फॉस्फेट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हड्डी के अंदर मजबूती आएगी। और अगर आपको पता है प्रोटीन्स ने हड्डी का कोलेजन बनाना है और कैल्शियम ने हड्डी को मजबूत करना है, अगर खुराक में इन दोनों चीज़ों की कमी हो फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद स्मोकिंग, ये क्या करती है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स की एक्टिविटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से हड्डी कमज़ोर हो सकती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हड्डी कमज़ोर हो सकती है। आम तौर पे सबसे ज़्यादा बूढ़ी औरतों में नज़र आती है और बूढ़ी औरतों में उनमें नज़र आती है जिनमें एस्ट्रोजन कम हो चुका है। इस वजह से अगर हम बात करें ऐसी औरतों की जिनमें एस्ट्रोजन का लेवल कम हो चुका है, इनका इलाज क्या है, एस्ट्रोजन कम हुआ है, एस्ट्रोजन को दोबारा दे दें। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट तो इसका सिंपल सा है, आम तौर पे चूँकि एजड वुमेन में है और एस्ट्रोजन की कमी की वजह से है, तो अगर एस्ट्रोजन की कमी को पूरा कर दें मेडिसिन के ज़रिए से, इंजेक्शन के ज़रिए से, तो ऑटोमेटिकली इसके यानी इफ़ेक्ट्स को ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह की थेरेपी को हम कहते हैं एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी या ERT। इसको क्या नाम दिया जाएगा, ERT, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ऑफर्स बेस्ट प्रोटेक्शन, ये वाहिद इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म के इलाज है अगेंस्ट द ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर से क्या मुराद है, जब हड्डी ब्रिटल हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, नाजुक हो जाएगी, तो उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस, टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हमने ऑस्टियोपोरोसिस को ख़त्म किया तो इन फ्रैक्चर के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगला काज है न्यूट्रिशनल, और ये एक कॉमन सेंस की बात है। हड्डी को बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम हमेशा ब्लड में कहाँ से आएगा, वो हमारी खुराक जो हमने ली है उससे आएगा। तो अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा, बोन्स में कैल्शियम ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये हमने पिछले अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, हमारे ब्लड और बोन्स के दरमियान में होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को हमेशा मेंटेन रखा जाता है। तो अगर सपोज कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा होते हैं तो ब्लड से कैल्शियम चला जाता है बोन्स में, फिर ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अगर ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो बोन से ब्लड में आ जाता है, तो बोन से जब कैल्शियम निकलेगा तो हड्डी कमज़ोर यानी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। तो न्यूट्रिशनल काज दो तरह की है हमारे पास, एक को हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया का लफ्ज़ी मतलब है सॉफ्ट बोन्स, तो इसको डिफाइनिंग हम कैसे करें, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। तो इसका काज क्या बनेगा कि अगर हड्डी के पास प्रॉपर अमाउंट मिनरल्स की ना आए, इफ बोन्स रिसीव इनएडिक्वेट मिनरल्स, और ये क्यों नहीं होता, वजह क्या, हमारी खुराक में कैल्शियम नहीं होता, हमारी खुराक में कैल्शियम नहीं होगा, ब्लड में कैल्शियम नहीं जाएगा, ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो हड्डी में कैल्शियम नहीं जाएगा। तो कैल्शियम साल्ट आर नॉट डिपॉजिटेड, तो कैल्शियम के साल्ट जब हड्डी में जमा नहीं होते, बोन्स सॉफन, जो हड्डी है वो सॉफ्ट हो जाती है और वीक हो जाती है। और सॉफ्ट चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो सपोर्ट नहीं दे सकती। जैसे मेरा जो हाथ अगर सॉफ्ट है तो अगर कोई भारी चीज़ आएगी तो ये हड्डी ऐसे बेंड कर जाएगी, क्योंकि सॉफ्ट चीज़ के अंदर बेंड करने की, मुड़ने की सलाहियत क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से आप लोगों ने याद रखने, आमतौर पे वो हड्डियाँ
जिन पर वेट ज़्यादा आता है, जैसे हमारी टांगों की हड्डी, हमारा जो पेल्विक गर्डल है, इनको हम कहते हैं वेट बियरिंग बोन्स। बैंड एंड डिफॉर्म, वो मुड़ जाते हैं और उनकी शक्ल ख़राब हो जाती है। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ऑस्टियोमलेशिया हो चुका है, हमारी हड्डी कमज़ोर हो चुकी है? अगर किसी हड्डी पर थोड़ा सा ज़्यादा वज़न रखने से दर्द होना शुरू हो जाए, तो ये पहला सिम्टम्स है जो इंडिकेट कर रहा होता है कि हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो चुकी है। वो लोग जिनमें आमतौर पे ऑस्टियोमलेशिया हो चुका होता है, उनकी टांगों में हमेशा दर्द रहता है, उनके हमेशा पेल्विक गर्डल, ये जो कुल्ले वाला रीजन है, जो हिप रीजन है, उनमें हमेशा दर्द रहता है। तो इसका सबसे बड़ा सिम्टम ही ये है, पेन व्हेन वेट इज पुट ऑन लेग, कि जब हमारा वज़न, यानी हम जब खड़े होंगे तो हमारी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाए, कि जब लेग्स के ऊपर वज़न आता है तो ज़्यादा दर्द करना शुरू कर देती है। अच्छा, ऑस्टियोमलेशिया से मिलती जुलती बीमारी रिकेट्स, जो आमतौर पे बच्चों की बीमारी है। ऑस्टियोमलेशिया ज़्यादातर बुढ़ापे की बीमारी है, कि उसमें आमतौर पे अगर डाइट में कैल्शियम ठीक भी हो, ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर होने की वजह से आमतौर पे हड्डियों में प्रॉपरली कैल्शियम नहीं पहुंच रहा होता है। लेकिन रिकेट्स आमतौर पे बच्चों की बीमारी को कहा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको जेनेटिकली, लेकिन हम यहाँ तो न्यूट्रिशनल काज की बात कर रहे हैं, तो ये जेनेटिक डिजीज़ भी होती है। हम आगे चैप्टर 22 में भी पढ़ेंगे कि रिकेट्स की एक टाइप ऐसे जो जेनेटिकली है, उसमें ब्लड में तो कैल्शियम होता है लेकिन डेपोजिशन उसमें प्रॉपरली नहीं हो रही होती। लेकिन ये चूँकि न्यूट्रिशनल काज की वजह से अगर बच्चों में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर होकर मुड़ना शुरू हो जाती हैं, सॉफ्ट होने की वजह से मुड़ना शुरू हो जाए। विटामिन डी का क्या लिंक है? बेसिकली जब हमारी खुराक सबसे पहले जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन को जो काम है वो विटामिन डी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में कैल्शियम को पहुंचाना, ये विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है। फिर ब्लड से बोन्स में जाती है। यानी आप कह सकते हैं अगर डाइट में कैल्शियम ज़्यादा हुआ और विटामिन डी भी हमारी बॉडी में प्रॉपरली है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जो ही ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा बोन्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, बोन्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो रिकेट्स में क्या हो कि डाइट में कैल्शियम कम हो या विटामिन डी की कमी हो, तो दोनों कंडीशन में हड्डी कमज़ोर होगी और हड्डी के कमज़ोर होने की वजह से वो मुड़ना शुरू हो जाएगी। तो रिकेट्स, वो बच्चे जिनमें रिकेट्स की बीमारी होती है, डिजीज़ इन चिल्ड्रन विद बोर्ड लेग, उनकी टांगें मुड़ी हुई होती हैं। बोर्ड का मतलब है झुकना, मुड़ना। एंड डिफॉर्म पेल्विस, और उनका जो पेल्विक गर्डल है वो उसकी शक्ल बिगड़ी हुई होती है। काज क्या बनता है? कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो। ट्रीटमेंट क्या है? आपने सुना होगा आमतौर पे विटामिन डी से भरपूर दूध, कमर्शियल टेलीविज़न पे अक्सर चल रही होती है, जो आमतौर पे मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें लिखा होता है विटामिन डी से भरपूर दूध। तो विटामिन डी से भरपूर दूध में कैल्शियम ज़्यादा होता है, अगर उसमें विटामिन डी भी डाल दें तो दोनों काम हो जाएंगे। तो कैल्शियम विटामिन डी ब्लड में ज़्यादा भेजेगा, ब्लड से बोन्स में ज़्यादा जाएगा। तो विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, ऐसा दूध जो विटामिन डी से भरपूर हो। एक्सपोजिंग स्किन टू द सनलाइट, हमारी स्किन में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जो मुसलसल विटामिन डी बना रहे होते हैं। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए धूप में, ख़ास तौर पे वो धूप जो सुबह के वक्त होती है, जब तुलूए आफ्ताब होता है यानी सूरज निकलता है, उस वक्त जो शुआएं होती हैं उनमें एनर्जी भी कम होती है, वो कम हार्मफुल भी होती हैं और इफ़ेक्टिव भी होती हैं। उनसे अपने अक्सर बूढ़ों को कहता हुआ शायद सुना हो कि सुबह की शुआएं जिस्म पे डालनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो बच्चे जिनकी पैदाइश होती है उनको तो घरों में औरतें क्या करती हैं, थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए लाजमी सुबह की शुआओं में रखती हैं बच्चों को। वजह क्या है? जितनी ज़्यादा शुआएं पड़ेंगी विटामिन डी उतना ज़्यादा बनता है स्किन में, और विटामिन डी ब्लड तक कैल्शियम को पहुंचाता है खुराक से। तो जितना ज़्यादा ब्लड में होगा उतना ज़्यादा बोन में डिपॉजिट होगा। तो ये हमारे पास जो रिकेट्स है ये आमतौर पे किल से रिलेटेड है, ये बच्चों से रिलेटेड है, और ऑस्टियोमलेशिया आमतौर पर बुढ़ापे से रिलेटेड है। तो ये हमारे 3 काजेज़ हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, जेनेटिक, हार्मोनल काज
और तीसरा न्यूट्रिशनल काज। बाकी कुछ और डिजीज़ है उसको इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.